नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयदीप द्विवेदी। लिसियम जीएस वर्ड में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का री एग्जाम 23 अगस्त से प्रारंभ हो गया है। कल यानी 23 तारीख में 2 शिफ्टों में इसकी परीक्षा संपन्न कराई गई और दोनों शिफ्टों का पेपर देखने के बाद कुछ एक बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि यदि छात्रों ने गहन अध्ययन नहीं किया होगा तो उनके लिए ये परीक्षा बहुत कठिन होगा। जिन छात्रों ने एक अच्छे टीचर की गाइड में रहकर यदि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी नहीं की है तो उनके लिए भी ये परीक्षा बहुत कठिन होने वाली है। जिस तरीके के सवाल उठाए गए हैं इससे यह स्पष्ट होता है कि यदि आपने परीक्षा की तैयारी गहनता के साथ और विस्तृत तरीके से अगर नहीं किया है तो इस स्थिति में भी यह परीक्षा बहुत कठिन होने वाली है। मेरी शुभकामनाएं उन सभी छात्रों के साथ है जिन्होंने इस परीक्षा की तैयारी जी जान से विस्तृत अध्ययन के साथ, संपूर्णता के साथ, पूरी मेहनत और लगन के साथ की है। और मुझे उन छात्रों के साथ पूरी संवेदना है जिन्होंने इस परीक्षा को सीरियस नहीं लिया है या जिन्होंने पढ़ाई को सीरियस नहीं लिया है, जिन्होंने इस तैयारी को सीरियस नहीं लिया है, जिनको ये लगता है कि बहुत सामान्य तरीके से पढ़ाई करके बहुत ऊपर की नॉलेज के साथ वो किसी परीक्षा को निकाल सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की ये परीक्षा बहुत शानदार हो रही है और इसमें वे छात्र ही सफल होंगे जिन्होंने पढ़ाई को सीरियस लिया होगा और जिन्होंने गहनता से और विस्तृत अध्ययन किया होगा। ये परीक्षा उत्तर प्रदेश के छात्रों को ये जरूर समझा देगा कि सिर्फ लाइब्रेरी में बैठ करके इसकी तैयारी नहीं हो सकती जब तक आप प्रत्येक विषय का विस्तृत अध्ययन नहीं करेंगे। आगामी परीक्षाओं के लिए यदि आप ये चाहते हैं कि आपकी तैयारी बढ़िया हो तो विस्तृत अध्ययन करना प्रारंभ कर दीजिए। मेरे द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न पत्र का और प्रत्येक शिफ्ट का सामान्य अध्ययन का सटीक और सबसे बेहतरीन विश्लेषण दिया जाएगा और प्रत्येक शिफ्ट के बाद जितनी जल्दी संभव होगा उतनी जल्दी मेरे द्वारा इसका सबसे सटीक विश्लेषण जारी किया जाएगा। आप इसे जरूर देखें। कल 23 तारीख में जो पहले शिफ्ट की परीक्षा हुई है उसमें सामान्य अध्ययन से 38 सवाल आए हैं और उन सभी सवालों के सबसे सटीक जवाब मेरे द्वारा आज की इस क्लास में दिया जा रहा है और इसी तरीके से प्रत्येक शिफ्ट का विश्लेषण मेरे द्वारा किया जाएगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। 23 अगस्त 2024 के उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के पहले शिफ्ट की परीक्षा में आए सामान्य अध्ययन के सवालों का सटीक विश्लेषण। अलग अलग सेट की वजह से क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, इसलिए इसका विश्लेषण मेरे द्वारा क्वेश्चनों को प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। सभी सेट में क्वेश्चन सेम होंगे, उनके नंबर आगे पीछे हो सकते हैं। तो जो सेट मेरे पास है इसमें सामान्य अध्ययन के सवाल क्वेश्चन नंबर 75 से शुरू हुए हैं और क्वेश्चन नंबर 112 तक सामान्य अध्ययन के 38 सवाल आए हैं, जिसमें 75वां क्वेश्चन है उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्टिक्स नामक सुविधा है। ऑप्शन दिया है इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और स्नैपचैट। इस सवाल का सही आंसर होगा स्नैपचैट। इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक में स्टिक्स नामक सुविधा नहीं होती है, ये सिर्फ स्नैपचैट में होता है। सही आंसर है इसका स्नैपचैट। 76वां सवाल दिया है पल्लव वंश की राजधानी कहाँ स्थित है। ऑप्शन है मैसूर, कांचीपुरम, मदुरई और तंजावुर। इसका सही आंसर होगा कांचीपुरम। पल्लव राजवंश की राजधानी कांचीपुरम हुआ करती थी। अगला सवाल दिया है कि वित्तीय स्थिरता बोर्ड FSB क्या करता है। ऑप्शन है यह अपने सदस्य देशों के विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करता है, यह दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों के लिए ब्याज दरों को नियंत्रित करता है, यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है और यह विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस सवाल का सही आंसर होगा यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है, अर्थात सी ऑप्शन जो होगा इसका सही होगा। 78वां सवाल दिया है कि GST के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन चुना गया था। ऑप्शन है शिल्पा शेट्टी, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण। इसका सही आंसर होगा अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को GST का ब्रांड एम्बेसडर 2017 में नियुक्त किया गया था। इससे पहले PV सिंधु हुआ करती थी। तो इस सवाल का सही आंसर होगा अमिताभ बच्चन। अगला सवाल दिया हुआ है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है। ऑप्शन है
49वीं पैरेलल लाइन, सिगफ्रीड लाइन, सेंगर लाइन और KW लाइन। इस सवाल का सही आंसर होगा सिगफ्रीड लाइन। जिस तरीके के सवाल इस परीक्षा में दिया गया है, इससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाली परीक्षा में किस तरीके के सवाल दिए जा सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा रेखा का नाम पूछा गया है, तो किसी भी देश के बीच की सीमा रेखा इस परीक्षा में महत्वपूर्ण हो सकता है। इसी आधार पर आप आगे की तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस क्षेत्र से सवाल उठाए गए हैं, जिन जिन क्षेत्रों से सवाल विशेषकर उठाए गए हैं। आगामी जो परीक्षाएं इसकी होने वाली हैं 31 तारीख तक, और जिन छात्रों की परीक्षाएं हैं वे सभी छात्र इस परीक्षा जो 23 तारीख में हुआ है और जो 24 तारीख में हो रहा है, उससे आप बेहतर अनुमान लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो विशेषकर जो क्षेत्र सवालों के चुने गए हैं, आप उस पर विशेष ध्यान रखेंगे। 80वां सवाल है कि विदेश व्यापार महानिदेशालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। इस सवाल का सही आंसर होगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। विदेश व्यापार महानिदेशालय जो है ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला सवाल दिया हुआ है 81 नंबर कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, कार्बन, यूरेनियम और सिलिकॉन। इसका सही आंसर होगा यूरेनियम। यूरेनियम जो है परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए सबसे आवश्यक तत्व होता है, आंसर होगा यूरेनियम। 82वां सवाल दिया हुआ है द स्कारलेट लेटर किसने लिखी है? ऑप्शन है हरमन मेलविन, वाशिंगटन इरविंग, नथानियल हार्थोन और मार्क ट्वेन। इस सवाल का सही आंसर होगा नथानियल हार्थोन। नथानियल हार्थोन के द्वारा लिखी गई एक प्रमुख पुस्तक का नाम है द स्कारलेट लेटर, तो सही आंसर होगा सी। इस सेट में 83वां सवाल दिया हुआ है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्म की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है? ऑप्शन है बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और म्यांमार। इसका सही आंसर होगा पाकिस्तान। अगला सवाल दिया हुआ है कि कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र। इस सवाल का सही आंसर होगा महाराष्ट्र। अगला सवाल दिया हुआ 85वां नंबर का कि चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है, इसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई थी? ऑप्शन है नोएडा, प्रयागराज, वाराणसी और लखनऊ। इसका सही आंसर होगा लखनऊ। अगला सवाल इसमें दिया हुआ है कि महासागरीय अम्लीकरण की प्राथमिक कारण क्या है? ऑप्शन है तेल का रिसाव, अत्यधिक मछली पकड़ना, समुद्री जल के तापमान में वृद्धि और समुद्री जल द्वारा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण। इसका सही आंसर होगा समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण। अगला यानी 27वां सवाल इसमें दिया हुआ है कि भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार। इस सवाल का सही आंसर होगा भूटान। भूटान को थंडर ड्रैगन की भूमि कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा भूटान। अगला निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? ऑप्शन है गूगल, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम। इसका सही आंसर होगा गूगल। गूगल एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, ये सर्च इंजन है, और ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंतर्गत आते हैं, लेकिन गूगल एक सर्च इंजन है। सही आंसर होगा गूगल। अगला सवाल है कि नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है मथुरा, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर। इस सवाल का सही आंसर होगा गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आता है नोएडा। अगला सवाल दिया हुआ है कि विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 15 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 9 अक्टूबर और 3 अक्टूबर। इस सवाल का सही आंसर होगा 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व डाक दिवस। अगला सवाल अर्थात 91वां सवाल इसमें दिया हुआ है कि डैश में दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को अपने खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है कैटफिशिंग, VPN, सिमसिंग और इमेज फिक्सिंग। इस सवाल का सही जवाब होगा इमेज फिक्सिंग। 92वां सवाल दिया हुआ है कि क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? ऑप्शन है डुब्रोनविक, जाग्रेब, एम्स्टर्डम और मैक्सिको सिटी। इस सवाल का सही आंसर होगा जाग्रेब। जाग्रेब क्रोएशिया की राजधानी है। अगला सवाल दिया हुआ है 93वां नंबर कि आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों
से महत्वपूर्ण होता है? ऑप्शन है यह अन्य देशों के साथ संबंध में सुधार करता है, यह अधिकारियों को संभावित खतरे को अधिक तेजी से पहचानने में सहायता करता है, यह सेना की क्षमताओं को मजबूत करता है, यह आतंकवादी संगठनों को सुरक्षा एजेंसियों द्वारा हमलों को अधिक प्रभावी ढंग से समन्वित करने में सहायता करता है। इस सवाल का सही आंसर होगा कि यह अधिकारियों को संभावित खतरे को अधिक तेजी से पहचानने में सहायता करता है, अर्थात 93 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। 94 नंबर सवाल दिया हुआ है कि 1956 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? विमुद्रीकरण का मतलब होता है नोटबंदी, अर्थात जो नोट को बंद किया गया था, तो ये 1946 में भी हुआ था। और उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे ये पूछा गया है। ऑप्शन था शशिकांत दास, चिंतामण द्वारिकानाथ देशमुख, डी सुब्बा राव और उर्जित पटेल। इस सवाल का सही आंसर होगा चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख, अर्थात 94 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा बी। और विमुद्रीकरण से अर्थात नोटबंदी से सवाल बने हैं, तो जो 2016 में नोटबंदी हुआ था, सवाल वहाँ से ही बन सकता है। सवाल ये भी पूछा जा सकता है आगामी परीक्षा में कि 2016 में जो नोटबंदी कराई गई थी, अर्थात विमुद्रीकरण हुआ था, उस समय गवर्नर कौन थे? तो इस तरीके के सवाल आप लोग देख के जरूर जाएंगे। अगला सवाल दिया हुआ है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? ऑप्शन है भाग 5, भाग 2, भाग 3 और भाग 4। इसका सही आंसर होगा भाग 4। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात डीपीएसपी को दिया गया है। अगला सवाल है 98 नंबर सवाल इसमें दिया हुआ है कि पुस्तक ए लाइफ मिसस्पेंड किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त और जवाहरलाल नेहरू। इस सवाल का सही आंसर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की लिखी हुई पुस्तक है ए लाइफ मिसस्पेंड। तो 96 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा ए। 97 नंबर सवाल दिया है कि आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण डैश है। ऑप्शन दिया है श्वेत प्रकाश का प्रकीर्णन बिखराव, जल वाष्प का उपस्थिति, वायु के कारण नीले प्रकाश का अवशोषण और वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन यानी बिखराव। इस सवाल का सही आंसर होगा वायु के अणुओं द्वारा सूर्य प्रकाश का विकिरण, अर्थात 97 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा डी। 98वां सवाल दिया हुआ है कि रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया किस खेल से जुड़े थे? ऑप्शन है टेबल टेनिस, फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट। रमन सुब्बा राव टेबल टेनिस के खिलाड़ी हुआ करते थे। सही आंसर होगा टेबल टेनिस। अगला सवाल दिया हुआ है अर्थात 99वां सवाल है कि निम्नलिखित में किस प्रकार का प्रदूषक संवर्ध अर्थात त्वरित यूट्रिफिकेशन है? ऑप्शन है जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ऊष्मीय प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। इसका सही जवाब होगा जल प्रदूषण। 100वां सवाल दिया हुआ कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? ऑप्शन है कृष्णा, महानदी, नर्मदा और गोदावरी। इसका सही जवाब होगा गोदावरी। अगला सवाल दिया हुआ है कि एनएचआरसी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया, नेचुरल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया, नेशनल ह्यूमैनिटी राइट्स कमीशन इंडिया। एनएचआरसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया। तो सही जवाब होगा बी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया। 102वां सवाल इसमें दिया हुआ है कि वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? ऑप्शन है महिला, दृष्टिहीन, युवा और बच्चे। इसका सही आंसर होगा युवा। वर्ष 1985 को युवा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। तो सही आंसर होगा युवा। 103वां सवाल दिया हुआ है डैश अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उसमें गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती हैं। ऑप्शन है गुणात्मक, एक्शन, मात्रात्मक और मिश्रित। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल दिया हुआ है और बहुत हद तक संभावना है कि इसमें 2 ऑप्शन सही जाएंगे, गुणात्मक और मिश्रित। लेकिन ज़्यादातर जो संभावना है वो गुणात्मक का है, तो मैं ये मान के चलूँगा कि इसका सही आंसर जो है वो गुणात्मक होगा। लेकिन इसका सही आंसर मिश्रित भी सही है। तो देखते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस जो रिक्वायरमेंट बोर्ड है वो इसमें से किस आंसर को सही मानता है। मेरा मानना है कि गुणात्मक जो है ये इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है बीआरआई का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन दिया है बेसिक एंड रोड इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रिसोर्स इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रिपब्लिक इंडस्ट्री और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसका सही आंसर होगा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, अर्थात 104 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा डी। इसे चीन ने शुरू किया था। तो आंसर होगा बेल्ट एंड रोड
इनिशिएटिव। 105वां सवाल दिया हुआ है, डैश विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं। ऑप्शन दिया है स्फीयर फिशिंग, साइबर स्कॉटिंग, स्नीकिंग और स्पैमिंग। इस सवाल का सही आंसर होगा फियर फिशिंग। 106वां सवाल दिया हुआ कि पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी। ऑप्शन है जनवरी 2004, जुलाई 2000, मार्च 2002 और मार्च 2004। इस सवाल का सही आंसर होगा जुलाई 2000। जुलाई 2000 में पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति घोषित किया गया था। तो सही आंसर था इसका जुलाई 2000, अर्थात 106 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा बी। 107वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि वर्ष डैश में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। ऑप्शन है 1998, 2000, 2001 और 2006। इस सवाल का सही आंसर होगा 2006, अर्थात 2006 में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में प्रस्थापित किया गया था। तो सही आंसर होगा 2006, अर्थात 107वें नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा डी। अगला सवाल है, अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन है। ऑप्शन है डेनिशा बेकेले, डेनिस किमेटो, रस्कुक और शियास लेम्मा। इसका सही जवाब होगा शियास लेम्मा। 109वां सवाल दिया हुआ है कि भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है बॉम्बे, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और मद्रास। इसका सही आंसर होगा बॉम्बे, मुंबई। जूही एयरपोर्ट जो है वो भारत का पहला हवाई अड्डा है, तो इसका सही आंसर होगा बॉम्बे, मुंबई। 109वें सवाल का सही जवाब होगा ए। 110वां सवाल दिया हुआ है कि भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट सीमा क्या है। ऑप्शन है 50 लाख, 5 लाख, 10 लाख और 20 लाख। इस सवाल के भी दो आंसर हो सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से इस सवाल का सही जवाब होगा 20 लाख, लेकिन उत्तर पूर्वी और हिमाचल के लिए यह सीमा 10 लाख है, तो सी ऑप्शन भी सही हो सकता है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है इस सवाल का सही आंसर डी होना चाहिए। तो 110वें का सही आंसर होगा डी, क्योंकि 10 लाख जो है ये पूरे भारत के लिए नहीं है, उत्तर पूर्वी और सिर्फ हिमाचल प्रदेश के लिए है। और इसमें पूछा गया भारत में व्यवसायों के लिए, तो संपूर्ण भारत में ये 20 लाख है, तो सही आंसर होगा इसका 20 लाख। अगला सवाल पूछा गया कि जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय के प्रमुख कौन है। ऑप्शन है राजनाथ, नित्यानंद राय, अमित शाह और नरेंद्र मोदी। इसका सही आंसर होगा अमित शाह। अमित शाह जून 2024 तक केंद्रीय गृह मंत्री रहे थे और अभी भी यही केंद्रीय गृह मंत्री हैं। सही आंसर होगा अमित शाह। तो 111वें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। अगला सवाल है 112वां सवाल, और ये जीएस का आखिरी सवाल है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन 1947, 1857, 1885 और 1905। इसका सही आंसर होगा 1885। 1885 में एक रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी और W.C. बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। तो सही आंसर होगा 1885। ये जो विश्लेषण मेरे द्वारा दिया गया है, इसका जो आंसर आपको दिया गया है, ये अंतिम है और अकाट्य है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव अब संभव नहीं है। अगर किसी प्रश्न के उत्तर से यदि आपको आपत्ति है और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। मेरे द्वारा इसी तरीके से आने वाले सभी परीक्षाओं के सभी शिफ्ट के पेपर में सामान्य ज्ञान का विश्लेषण दिया जाएगा। मिलते हैं अगले शिफ्ट के पेपर के विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।